एक सवाल है जो बार बार मन में आता है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। तो फिर वो कौन से इंडियन ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं? कहाँ है हमारे अपने टेक जायंट्स? आज के इस पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं किराए की अर्थव्यवस्था। देखिए, जब हम ग्लोबल टेक के बारे में सोचते हैं तो कुछ नाम फौरन जहन में आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत से कोई एप्पल नहीं है, कोई सैमसंग भी नहीं है जिसके फोन और टीवी दुनिया के कोने कोने में बिकते हों, और ना ही कोई टोयोटा है जिसकी गाड़ियों पर भरोसे के लिए लोग आंख बंद करके पैसा खर्च करते हैं। और आज की एआई क्रांति को जो चिप्स पावर दे रहे हैं, वैसा कोई एनवीडिया भी हमारे पास नहीं है। ये जो कमी है ना, वो और भी ज्यादा हैरान करती है जब हम इस नंबर को देखते हैं। 1.4 अरब लोग, एक बहुत बड़ा बाजार, लाखों की तादाद में इंजीनियर्स। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ है? और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी आबादी और इतने टैलेंट के बावजूद भारत की कंपनियां ग्लोबल स्टेज पर पहुंचते पहुंचते आखिर गायब कहाँ हो जाती हैं? ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि अरे, हमारे पास टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कितनी बड़ी कंपनियां हैं, और ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। देखिए, बड़ी कंपनी होना और ग्लोबल ब्रांड होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक बड़ी कंपनी अपने देश के अंदर बहुत ताकतवर हो सकती है, जैसे कि टाटा या रिलायंस, लेकिन ग्लोबल ब्रांड वो होता है जिसके प्रोडक्ट्स बर्लिन, टोक्यो या न्यूयॉर्क में रहने वाला कोई इंसान अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से खरीदता है। ये सिर्फ कंपनी के साइज की बात नहीं है, ये ग्लोबल चॉइस की बात है। जरा कल्पना कीजिए, जर्मनी में किसी से ये सवाल पूछा जाए, जवाब क्या मिलेगा? शायद कुछ भी नहीं। या मान लीजिए अमेरिका में किसी से यही बात पूछी जाए, फिर से वही खामोशी। और जापान के किसी नौजवान से भी पूछने पर नतीजा शायद वही होगा। तो असली बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल कस्टमर की पहली पसंद अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो सवाल है, ऐसा है क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह छिपी है असेंबली के जाल में। हमें लगता है कि हम मेक इन इंडिया के तहत बहुत कुछ बना रहे हैं, पर क्या हम सच में कुछ बना रहे हैं या सिर्फ अलग अलग पुर्जों को जोड़ रहे हैं? आईफोन का उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, इसका डिजाइन होता है अमेरिका में, जो सबसे जरूरी चिप है वो आती है ताइवान से, स्क्रीन कोरिया से, और फिर भारत में क्या होता है? इन सभी हिस्सों को सिर्फ एक साथ जोड़ा जाता है, यानी असेंबल किया जाता है। असली दिमाग, असली टेक्नोलॉजी वो तो कहीं और से आ रही है। ये चार्ट तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। एक आईफोन की कीमत का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाता है एप्पल के ब्रांड और उसकी टेक्नोलॉजी के पास। बचा हुआ हिस्सा उन कंपनियों को मिलता है जो इसके पार्ट्स बनाती हैं। और भारत में होने वाली असेंबली के हिस्से में क्या आता है? बस एक छोटा सा टुकड़ा। और इसी मॉडल को कहते हैं किराए की अर्थव्यवस्था। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो काम करने के लिए अपनी जमीन देती है, अपने लोग देती है, लेकिन जो असली चीज है, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, पेटेंट, वो किसी और से किराए पर लेती है। इस खेल में हम मालिक नहीं, सिर्फ एक किराएदार बनकर रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस किराएदार वाली सिचुएशन में आखिर पहुंचे कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, जहां दुनिया के कुछ देशों ने हमसे बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। जापान और कोरिया ने वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी लोकल कंपनियों को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने विदेशी कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर मजबूर किया। उनका लक्ष्य था अपने देश को एक निर्माता या क्रिएटर बनाना। दूसरी तरफ भारत ने 1991 के बाद अपने बाजार पूरी तरह से खोल दिए और विदेशी कंपनियों को यहां आकर अपना सामान बेचने के लिए बुलाया। हमारा लक्ष्य बन गया सेलर्स को अट्रैक्ट करना। और उन पॉलिसीज का नतीजा बिल्कुल सीधा और साफ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे अच्छा बाजार तो बन गया, लेकिन हम दुनिया के लिए कुछ बनाने वाले नहीं बन पाए। हम एक कस्टमर नेशन बन गए, क्रिएटर नहीं। अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये जो स्वामित्व की कमी है, यानी ओनरशिप की कमी, यही वो असली जड़ है जिसकी वजह से हमारे लोकल चैंपियंस कभी ग्लोबल एम्परर नहीं बन पाते। अगर हम अपने देश के बिजनेस कल्चर को देखें तो ज्यादातर पैसा कहाँ लगता है? ट्रेडिंग में, रियल एस्टेट में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, या फिर बाहर से सामान लाके यहाँ बेचने में।
क्यों? क्योंकि इनमें पैसा जल्दी और आसानी से बनता है। सालों तक चलने वाली गहरी रिसर्च और इनोवेशन में रिस्क भी है, और उसके लिए जो सब्र चाहिए वो अक्सर कम होता है। और अगर कोई भारतीय कंपनी कुछ बड़ा, कुछ इनोवेटिव बनाने की कोशिश करती भी है, तो वो एक दीवार से टकराती है। उसे एडवांस्ड चिप्स, एडवांस्ड मशीनें, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सोचिए, जब आपकी नींव ही किसी और की हो, तो आप उस पर कितनी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, समस्या हमारे लोगों में या उनके टैलेंट में नहीं है। समस्या है ओनरशिप की। हम उन चीज़ों के मालिक नहीं हैं जो असली दौलत बनाती हैं, यानी टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म्स और पेटेंट्स। और ये एक थोड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात है। हमारा मौजूदा मॉडल दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए बेहतरीन कर्मचारी तो तैयार करता है, लेकिन दुनिया के लिए बेहतरीन कंपनियां नहीं बना पाता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत हमेशा के लिए सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही बना रहना चाहता है, या वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता भी बनेगा? ये वो चॉइस है जो आने वाले